डियर स्टूडेंट्स, हार्टी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं शुरू करने वाला हूं सेमेस्टर 2 का यूनिट 1 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन इंग्लिश पोइट्री एंड इट्स डिफरेंट फेजेस। तो आज हम लोग देखेंगे कि इंडियन इंग्लिश पोइट्री के डिफरेंट फेजेस कौन कौन से हैं, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, यह जानना बहुत ज़रूरी है। Since you people are the students of English Honors, तो English Honors में इंडियन इंग्लिश पोइट्री किस किस फेज से गुजरी है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और बैकग्राउंड अगर आपका क्लियर रहेगा देन यू विल हैव अ वेरी ब्रिलियंट बेस एंड इट विल बी वेरी इफेक्टिव फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन टू। परीक्षा के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये। आइए हम लोग देखते हैं। इन इंट्रोडक्शन हम लोग पाते हैं कि इंडियन इंग्लिश पोइट्री इज़ रिमार्केबली ग्रेट। इंडियन इंग्लिश पोइट्री जो है वो मुख्य रूप से बहुत ही शानदार रहा है। इंडियन इंग्लिश पोइट्री इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में पोइट्री जो है वो सबसे पुराना फॉर्म माना जाता है। द प्री इंडिपेंडेंस पोइट्स एक्सप्रेस्ड इंडियन थीम्स इन द रोमांटिक एंड विक्टोरियन मोड्स एंड अडहेयर्ड to their form and prosody। तो प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये दो तरह की चीज़ें आपको पढ़नी है, ये फेजेस हैं। तो प्री इंडिपेंडेंस का मतलब है कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत में क्या स्थिति थी इंग्लिश की और इंग्लिश पोइट्री की, वो जानना है इसमें। तो उस दौरान जो पोइट्री हुई, कविताएं जो लिखी गई, उसका जो थीम था वो रोमांटिक और विक्टोरियन मोड से मिलता जुलता था, और इसमें फॉर्म और प्रोजोडी जिसको कहते हैं, यानी मीटर और भी पोएम के जो भी फॉर्म्स हैं उसको फॉलो किया गया था इसमें। तो बेसिकली रोमांटिक और विक्टोरियन मोड देखने को मिलता है। उस समय जितने भी पोइट हुए वो अडहेयर्ड थे, यानी इसी चीज़ों को लेकर लिखा करते थे। द पोस्ट इंडिपेंडेंस पोइट्स मैनिफेस्ट्स एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंटेशन, डाइवर्जेंस फ्रॉम द कन्वेंशनल मोड्स of expression and exercise of liberty in form and content, use of language। जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पोइट्स जो थे, यानी स्वतंत्रता के बाद, उन्होंने क्या किया, उनका जो था मोड ऑफ राइटिंग वो एक्सटेंसिव था, विस्तृत था, उसमें एक्सपेरिमेंटेशन था, उन्होंने बहुत ज़्यादा अन्वेषण भी किया। डाइवर्जेंस, थोड़ा अंतर हुआ पहले वाले कन्वेंशनल मोड से, और उन्होंने अपने एक्सप्रेशन को और भी बेहतर किया। और एक्सरसाइज ऑफ लिबर्टी, इसमें कि स्वतंत्रता को उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया, यानी लिखने में स्वतंत्रता, ठीक है। इन फॉर्म एंड कंटेंट, जो फॉर्म था, कंटेंट था, मीटर, प्रोजोडी, ये सबको जो है वो थोड़ा लिबरल होकर उन्होंने यूज़ किया, और लैंग्वेज का जो यूज़ था वो भी बहुत ही बेहतर हुआ। Now we will see the conflict and significant events in Indian English poetry। तो what is the basic in the conflict? आइए हम लोग देखते हैं कि किस चीज़ के बीच संघर्ष चल रहा था। The conflict between tradition and modernity, जो परंपरागत कविताएं लिखी जा रही थी और आधुनिकता का जो प्रवेश हुआ at various levels like social, cultural, familiar, नेशनल एंड कॉस्मोपॉलिटन इज़ वेल मार्क्ड इन द वर्क्स ऑफ दीज न्यू पोइट्स। जो नए पोइट्स आए थे उनमें सामाजिक, सांस्कृतिक, फैमिलियर, नेशनल एंड कॉस्मोपॉलिटन, जिसको वैश्विक, अंतर्राष्ट्रीय जिसको कह सकते हैं, वो सारा चीज़ वेल मार्क्ड आप देख सकते हैं उसमें। और जो न्यू पोइट्स थे उसमें ये कन्फ्लिक्ट देखने को मिला जो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को लेके था। दे ऑल्सो शो द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न पोइट्स लाइक ईट्स, W.B. Yeats, Ezra Pound, T.S. Eliot, Whitman, Ted Hughes, ये जितने भी पोइट्स थे उनका इन्फ्लुएंस, यानी वेस्टर्न पोइट्स का इन्फ्लुएंस उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। One of the most significant events in the post-independence Indian English poetry is the rise of women's poetic voice। यानी जो सबसे बड़ी घटना का मतलब कहा जा सकता है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, यानी जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो भारत में वुमेन पोइटिक वॉइस का आगमन हुआ, यानी स्त्रियों ने भी, यानी वुमेन पोइट्स ने भी लिखना शुरू कर दिया, ठीक है।
तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी गई। इंडियन पोइट्स राइटिंग इन इंग्लिश हैव सक्सीडेड टू नेटिवाइज और इंडियनाइज इंग्लिश इन ऑर्डर टू रिवील टिपिकल इंडियन सिचुएशंस। तो इंडियन पोइट्स जो थे वो राइटिंग में क्या किया, अपने नेटिव चीज़ों को डालना शुरू किया, उसे इंडियनाइज किया यानी भारतीयता को शामिल किया और टिपिकल इंडियन सिचुएशन को उसमें डाला गया यानी इंग्लिश में, इंग्लिश पोइट्री में। हेनरी लुई विवियन डेरोजियो इज कंसीडर्ड द फर्स्ट पोइट इन द लीनिएज ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री। कहा जा सकता है कि जो HLV डेरोजियो थे वो माना जाता है फर्स्ट पोइट उनको, और वे एक तरह से पायनियर थे इंडियन इंग्लिश पोइट्री के, और वे लीनियज पोइट भी कहलाते हैं। तो जस्ट अ काइंड ऑफ पायनियर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री, राइट। अब जो 3 इंपॉर्टेंट फेजेस हैं इंग्लिश पोइट्री के इन इंडिया वो क्या क्या है ये देखना है हम लोगों को। द पोइट्री रिटन बाय द इंडियंस इन इंग्लिश इज द लास्ट 150 years may be said to have 3 phases। 150 सालों के इतिहास में जो कि इंडियन इंग्लिश पोइट्री का इतिहास है, इसके 3 फेजेस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट है द इमिटेटिव फेज, सेकेंड है द एसिमिलेटिव फेज, थर्ड है द एक्सपेरिमेंटल। तो पहला हो गया इमिटेटिव यानी दूसरों का नकल करना, एसिमिलेट दूसरों की चीज़ों को शामिल करना, मिल जाना, दोनों का मिक्सचर हो जाना यानी इंडियन और ब्रिटिश या फिर जो दूसरे भी फॉरेन जो राइटर्स थे उनकी कविताओं को एसिमिलेट करना, शामिल करना। एंड द थर्ड फेज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल, जिसमें अन्वेषण होने लगे, एक्सपेरिमेंट किया जाने लगा, प्रायोगिक कह सकते हैं इसको, ऐसी कविताएं लिखी जाने लगी। इंडिया इन फैक्ट हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ आर्ट्स एंड पोइट्री फ्रॉम एजेस। भारत का इतिहास जो है पारंपरिक तौर से कला का इतिहास बड़ा ही पुराना है और ये बहुत ही एजेस से चलता आ रहा है, ठीक है, और पोइट्री का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। कोलोनियलिज्म गेव अ न्यू लैंग्वेज इंग्लिश फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इंडियंस। जब अंग्रेज़ों का आगमन भारत में हुआ और उन्होंने जब औपनिवेशिक नीति को अपनाया और अपने कॉलोनीज़ खोले भारत में, तो उस दौरान जो है भारत में इंग्लिश का प्रचलन बढ़ा और एक नया लैंग्वेज भारतीयों को सीखने को मिला और उसमें उन्होंने अपना एक्सप्रेशन प्रस्तुत किया। दे बिगैन टू एक्सप्रेस इन इंग्लिश, और इस भाषा को सीखकर उन्होंने एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया, ठीक है, अपनी भावनाओं को इंग्लिश में। नसीम एज़ेकियल इज कंसिडर्ड टू बी ए पायनियरिंग फिगर इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री, और डेरोजियो के बाद नसीम एज़ेकियल जो है उनको भी पायनियर माना जाता है इंडियन इंग्लिश पोइट्री का। सो 3 फेजेस कौन कौन से हैं? द इमिटेटिव फेज, द एसिमिलेटिव एंड द एक्सपेरिमेंटल। नाउ वी विल डील वन बाय वन। अब हम लोग एक एक करके डील करेंगे। द फर्स्ट फेज इज इमिटेटिव फेज। इमिटेटिव फेज का मतलब क्या हो गया? वह फेज जिसमें नकल किया गया, यानी इंडियन पोइट्स ने नकल किया ब्रिटिश पोइट्स का। द पीरियड फ्रॉम 1850 to 1900 इज द इमिटेटिव फेज। यह जो पीरियड है 1850 to 1900 वो इमिटेटिव फेज कहलाता है। व्हेन द इंडियन पोइट्स वे रोमांटिक पोइट्स, इस दौरान जितने भी इंडियन पोइट्स थे वो रोमांटिक पोइट्स थे इन द इंडियन ग्रैब, और उन्होंने अपने तरीके से उसको इमिटेट किया। जॉर्ज बॉटमले के वर्ड में कहा जा सकता है कि मैथ्यू आर्नल्ड जो कि विक्टोरियन पोइट थे, इन अ साड़ी, उनके कविताओं को इंडियनाइज किया गया और ऐसे प्रस्तुत किया गया जैसे मैथ्यू आर्नल्ड को साड़ी पहना दिया गया हो। एज सम डेरोगेटिवली ऑब्जर्व शकुंतला इन मिनी स्कर्ट्स, और शकुंतला को मिनी स्कर्ट में प्रस्तुत किया गया। कहने का मतलब है कि इंग्लिश फॉर्म में पहली बार इन सारी चीज़ों को लाया गया, ठीक है। द चीफ सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन वेयर द ब्रिटिश रोमांटिक पोइट्स, और जो सोर्स थे इंस्पिरेशन के इंडियन पोइट्स के लिए उनमें से वर्ड्सवर्थ यानी विलियम वर्ड्सवर्थ, स्कॉट, पीबी शेली, ठीक है, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, ये सब जितने भी ब्रिटिश पोइट्स थे जो कि रोमांटिक पोइट्स कहलाते हैं, इनको फॉलो किया गया। सो दिस एज वाज कॉल्ड इमिटेटिव फेज। सो
इमिटेटिव फेज में इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। नाउ वी हैव एसिमिलेटिव पीरियड। और एसिमिलेटिव पीरियड क्या था, जिसमें दोनों का मिक्सचर देखने को मिला। द पीरियड फ्रॉम 1900 टू 1947, जिसको आप प्री इंडिपेंडेंस एरा भी कह सकते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1900 टू 1947 इज द एसिमिलेटिव पीरियड when the Indian poets still romantic tried to assimilate the romanticism of the early 19th century British poets and the new romantics of the decadent period for expressing the consciousness of the Indian Renaissance between nationalism and political changes, which ultimately led to the attainment of political freedom in 1947. तो assimilative period क्या था, इस दौरान दोनों जो इंडियन और ब्रिटिश टेक्सचर ऑफ पोइट्री थी वो मिक्सचर देखने को मिला। और इस दौरान इंडियन पोइट जो थे अभी भी रोमांटिक्स थे और एसिमिलेट कर रहे थे रोमांटिसिज्म को, और अर्ली 19th सेंचुरी के जितने भी ब्रिटिश पोइट्स थे और जो न्यू रोमांटिक्स थे और जो डिकैडेंट पीरियड चल रहा था उसमें एक्सप्रेस किया गया कॉन्शसनेस को इंडियन रेनेसां इसको कहा जा सकता है, भारतीय पुनर्जागरण बिटवीन नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल चेंजेस। क्योंकि इस दौरान स्वतंत्रता की आंदोलन चल रहा था और राष्ट्रीयता देखने को मिल रही थी, राजनीतिक चेंजेस भी हो रहे थे। तो अल्टीमेटली जब फ्रीडम मिल गया इंडिया को 1947 में, तो इस एरा के दौरान जितनी भी कविताएं लिखी गईं वो नेशनलिज्म और पॉलिटिकल चेंजेस बेस्ड थीं और इनका थीम जो था इन सारी चीज़ों पर बेस्ड था। तो एसिमिलेटिव पीरियड बहुत ही स्ट्रेंज पीरियड भी कहलाता है इंडियन इंग्लिश पोइट्री का। पोइट्री ऑफ फर्स्ट फेज, हम लोगों ने देख लिया कि 3 फेजेस थे और उस दौरान कविताएं कैसे लिखी गई ये जानना है। तो देखते हैं हम लोग। द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन पोइट्री वॉज द पीरियड ऑफ लिटरेरी रेनेसां इन इंडिया। भारत में उस समय साहित्यिक पुनर्जागरण का समय चल रहा था और बहुत ही शानदार कविताएं लिखी गई। डेरोजियो के पोएम्स, काशी प्रसाद घोष के शायर और मिनिस्ट्रल और अदर पोएम्स, माइकल मधुसूदन दत्त के कैप्टिव लेडी, मनमोहन घोष के लव सॉन्ग्स एंड एलिजीज आर अ टेस्टिमनी टू द क्रिएटिव अपसर्ज ओकेजन बाय रोमांटिक स्पिरिट। और उसमें क्या देखने को मिलता है, क्रिएटिव अपसर्ज, एक तरह से नई जागृति उसमें आ रही थी और क्रिएटिविटी देखने को मिल रही थी, एक नया उफान था रोमांटिक स्पिरिट का। और ये सब जो हुआ था वो किंडल्ड हुआ था किसके कारण, लिटरेरी रेनेसां के कारण। तोरू दत्त alone among these romantic poets of the first phase puts an emphasis on India and her heritage by putting into verse a large number of Indian legends. तोरू दत्त ने भी अपना कमाल दिखाया, वो रोमांटिक पोइट थी और अपने फेज में उन्होंने क्या किया, एक नया हेरिटेज सामने प्रस्तुत किया और नंबर ऑफ इंडियन लीजेंड्स जो है वो प्रस्तुत किए गए। द रोमांटिक तोरू दत्त इज ऑल्सो अ प्रेडिसेसर इन रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ द ट्री इन वर्स एज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय आवर कैशुरेना ट्री। उन्होंने पहली बार, यानी तोरू दत्त जो है रोमांटिक पोइट के रूप में एक प्रेडिसेसर मानी जाती हैं और उन्होंने एक पेड़ को वर्स का फॉर्म दिया और डिमॉन्स्ट्रेट किया एक कविता में, आवर कैसुरेना ट्री, अ प्रेडिसेसर इन रिस्पेक्ट ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज रिकॉल्ड विथ नॉस्टैल्जिया और रिग्रेट। और उन्होंने एक प्रेडिसेसर के रूप में अपने बचपन के मेमोरीज को रिकॉल करके एक नॉस्टैल्जिया को दिखाया और अपने दुख और विषाद को भी दिखाया, अपने होम सिकनेस को दिखाया। तो ये पोइट्री ऑफ फर्स्ट फेज है। इसमें पोइट्री ऑफ सेकेंड फेज में हम लोग देखते हैं, द पोइट्स ऑफ द सेकेंड फेज स्टिल रोमांटिक इन स्पिरिट। सेकेंड फेज में भी जो पोइट्स थे वो रोमांटिक ही थे और उनमें से सरोजनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष एंड हरिद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ये सब कवि देखने को मिलते हैं। द पोइटिक आउटपुट ऑफ दीज पोइट्स वॉज प्रोलिफिक। इनकी जो भी लेखन थी, जो कविताएं थी, पोइटिक आउटपुट जो थी वो बहुत ही शानदार और मल्टी डायमेंशनल थी। Romanticism of these Indian poets was fraught with nationalism, spirituality and mysticism. यानी इनकी जो कविताएं थी वो पूरी तरह से सराबोर थी नेशनलिज्म से, राष्ट्रीयता से, स्पिरिचुअलिटी से, इसको हम कहते हैं दैवीय चीज़ों से, रहस्यवाद से। तो इस तरीके से महान महान कवि हुए
इट वॉज देयरफॉर डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश रोमांटिसिज्म। ये पीरियड जो था वो इंग्लिश रोमांटिसिज्म से बिल्कुल अलग हो गया। इंडियन रोमांटिसिज्म वाइडेंड द पोएट्स विजन, और इंडियन रोमांटिसिज्म ने यहाँ के कवियों का विजन जो है वो दूसरा दिया। तो एक नया रूप देखने को मिला कविताओं का। अरविंदोज was the search for the divine in man. Tagore's was the quest for the beautiful in man and nature. अरविंदो की जो कविताएं हैं वो डिवाइन सर्च को दिखाते हैं और मनुष्य के अंदर जो खोज होनी चाहिए डिवाइन की, डिविनिटी की, और टैगोर की कविताओं में एक खोज है ब्यूटीफुल मैन और नेचर की, एक सुंदर मानव और प्रकृति की। बोथ वर फिलोसफर पोएट्स, दोनों जो कवि थे फिलोसफर्स थे, दार्शनिक थे। और सरोजिनी नायडू ने एक रोमांटिक म्यूज की तरह अंडरस्कोर्ड द चार्म एंड स्प्लेंडर ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन लाइफ एंड इंडियन सीन। उन्होंने एक नया आकर्षण और शानदार ट्रेडिशन को दिखाया भारतीय परिदृश्य में और इंडियन लाइफ को प्रस्तुत किया लोगों के सामने। शी हैड अ फाइन ईयर फॉर वर्बल मेलोडी as she was influenced not only by English poetry but also by the Persian and Urdu poetry. वो बहुत ज़्यादा प्रभावित सिर्फ इंग्लिश पोइट्री से नहीं थी बल्कि पर्शियन और उर्दू पोइट्री से भी थी। शी एक्सेल्ड इन लिरिसिज्म, और उन्होंने गीत लिखने में एक पराकाष्ठा को भी प्राप्त किया। एंड शी वॉज अ ट्रू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इसलिए उनको ट्रू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय बुलबुल, ठीक है, कोकिला। टेक्सचर ऑफ पोइट्री, कविताओं का टेक्सचर क्या था कॉलोनियल पीरियड के दौरान जब भारत में उपनिवेश था अंग्रेजों का। पोइट्री रिटन इन द कॉलोनियल पीरियड विथ अ व्यू टू एस्टैब्लिश इंडियन आइडेंटिटी बाय द इंडियन पोइट्स वाज एन एक्सप्लोजन और रादर आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन। एक प्रकार से कॉलोनियल पीरियड के दौरान एक भारत की अपनी एक आइडेंटिटी फिक्स हुई और एक विस्फोट था, कह सकते हैं आउटबर्स्ट था भावनाओं का, जिसमें नेशनलिस्टिक, फिलोसॉफिकल, स्पिरिचुअल और मिस्टिकल इमोशंस जो है वो सामने उभर कर आए। द अपील वॉज टू द हार्ट ऑफ द रीडर्स, और यह डायरेक्ट जितने भी पाठक थे उनके हृदय पर अपील करता था। कविताएं ऐसी थीं, द पोइट्री ऑफ तोरूदत्त, श्री अरबिंदो, Tagore and Sarojini Naidu could not be romantic since they had to express the ethos of the age. अब एक फेज जो था एक चेंज का आया और तोरूदत्त, श्री अरबिंदो, टैगोर, सरोजिनी नायडू जो सारे जो थे अब रोमांटिक नहीं रह गए बल्कि उन्होंने स्पिरिट ऑफ द एज को, नेशनैलिटी को दिखाना शुरू कर दिया। उस समय जो इथॉस ऑफ द एज था, जो प्रकृति थी उस एज की, जो ज़रूरत थी उसे दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्री इंडिपेंडेंस पोइट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पोइट्री। प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब हुआ स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद कविता की क्या स्थिति थी। द इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश स्टार्टेड विथ वर्स रोमांसेस, मेलोडी एंड लिरिक्स। यहाँ पर कविता की जो शुरुआत हुई वर्स रोमांसेस से शुरू हुई, मेलोडी संगीतमयी और लिरिक्स गीतों से हुई। द इंडियन पोइट्री मैच्योर्ड इन द मिड 19th सेंचुरी, और यहाँ की कविता परिपक्व मानी गई 19वीं शताब्दी के दौरान, यानी 19वीं शताब्दी के मध्य के दौरान। द फेमस पोएट्स वेयर मेनली फ्रॉम बंगाल एंड मोस्ट ऑफ देम वर हाईली एडुकेटेड, और जो फेमस पोएट्स जो हुए वो बेसिकली और मेनली बंगाल से हुए और बहुत ही हाईली एडुकेटेड थे वे। द पोएट्स वर मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय विक्टोरियन रोमांटिक स्ट्रेन, जो कवि थे वो विक्टोरियन पोएट और रोमांटिक पोएट से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। They started imitating the Western poets like Keats, Eliot, Pound, etc. वे बहुत ज़्यादा इमिटेट करने लगे जो वेस्टर्न पोइट्स थे, जॉन कीट्स का, T.S. एलियट का, इजरा पाउंड का। पोइट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर, एनवायरनमेंट, ट्रेडिशन, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एक्सेट्रा। और यहाँ के कवि दूसरी चीज़ों से भी प्रभावित हुए, क्योंकि उस समय स्वतंत्रता संग्राम का दौर था, तो कल्चर, इन्वायरमेंट, ट्रेडिशन, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये सारी चीज़ें जो थी उनकी कविताओं का भाग बन चुकी थी। वुमेन पोएट्स लाइक तोरूदत्त एंड सरोजिनी नायडू कंस्टिट्यूटेड अ काइंड ऑफ
वाटरशेड बिटवीन द टू फेजेस, ये दोनों फेज के बीच की कविताएं लिखने के लिए जानी जाती हैं तोरूदत्त और सरोजिनी नायडू, ठीक है। इन दैट दे हैव शेयर्ड देयर प्रेडिसेसर्स नॉस्टैल्जिया एंड सक्सेसर्स सेंस ऑफ क्राइसिस एंड क्वेस्ट ऑफ आइडेंटिटी। इनका जो रोल था बहुत ही महत्वपूर्ण इन अ सेंस कि जो प्रेडिसेसर्स थे, जो शुरुआत कर चुके थे, प्रणेता माने जाते थे, उनकी नॉस्टैल्जिया को, और जो आने वाले कवि थे उनके सेंस ऑफ क्राइसिस और क्वेस्ट ऑफ आइडेंटिटी को उन्होंने प्रस्तुत किया। यानी दोनों के बीच में जो फेज था, दोनों को कह सकते हैं कि जो मिड पोजीशन इन लोगों का था और उसको बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने मेंटेन किया और अपनी भूमिका निभाई। पोस्ट इंडिपेंडेंस पोइट्री में खास क्या था? द इथॉस ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टू फेजेस। शुरू के दो फेजेस से बिल्कुल ये अलग था, क्योंकि यह एक्सपेरिमेंट का टाइम था, और इट्स रिलेशन टू द फर्स्ट टू फेजेस इज दैट ऑफ द मॉडर्न एज इन इंग्लिश लिटरेचर टू विक्टोरियनिज्म। अब जो पुराने प्रेडिसेसर्स थे उनसे हटकर कविताएं लिखी गई और फर्स्ट टू फेज से बिल्कुल अलग था। मॉडर्न एज का आगमन हो चुका था, इंग्लिश लिटरेचर में विक्टोरियन एज का समावेश हो चुका था। When the question of political independence was resolved in 1947 with the partition of India, the tension of the Indian psychic suddenly relaxed. अब क्या हुआ? स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस इसको कहा जाता है, वो मिलने के बाद पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया, भारत का विभाजन हुआ, टेंशन्स हुए और इंडियन साइकी जितना था सब कुछ अचानक शांत हो गया। The post-independence era of hope and aspiration was replaced by an era of questioning and ironic exposure. अब जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जो था वो अब होप और एस्पिरेशन का जो एरा था उसको रिप्लेस करके अब क्या हो गया, यानी आशा और चाहत का जो क्षेत्र था और जो युग था उसको रिप्लेस कर दिया गया एक प्रश्नवाचक और आयरनिक एक्सपोजर से, यानी क्वेश्चनिंग एंड आयरनिक एक्सपोजर आ गया, विडंबना की स्थिति पैदा हो गई। द नेशनल आइडेंटिटी अचीव्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस गेव इंडियन राइटर्स अ न्यू कॉन्फिडेंस टू बी द क्रिटिक ऑफ द प्रेजेंट, द पास्ट एंड ऑफ देमसेल्व्स। जब भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो यहाँ के लेखकों को एक नया कॉन्फिडेंस मिला और वे एक नए कॉन्फिडेंस के साथ वर्तमान, भूत और स्वयं के लिए क्रिटिक बन गए। वे समालोचना के साथ उन्होंने लिखना शुरू किया। इन दिस न्यू स्पिरिट एंड कॉन्फिडेंस द इंडियन पोएट्स फाउंड देमसेल्व्स इन लाइन विथ मॉडर्न इंग्लिश एंड अमेरिकन पोएट्स। और इस दौरान ही एक नया कॉन्फिडेंस देखने को मिला जब भारतीय लेखकों ने, कवियों ने अपने आप को एक अलग लाइन में पाया और मॉडर्न इंग्लिश और अमेरिकन पोएट्स की तरह उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन है। नाउ व्हाट डू वी गेट इन द कंक्लूजन? अब हमें निष्कर्ष क्या मिलता है इससे? इंडियन इंग्लिश पोइट्री इज अ मिक्सचर ऑफ अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश। भारतीय जो इंग्लिश की कविता है वो मिक्सचर है अफ्रीकन, अमेरिकन, ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश का। The poets being influenced by various conditions have contributed immensely to the field of English literature. और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के कवि थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए डिफरेंट कंडीशन से और कंट्रीब्यूट किया इमेंसली इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। पोइट्री इन इंग्लिश written in the colonial period, though of a different order, cannot be just dismissed as insignificant, however imitative or derivative it may be, whatever its deficiencies. यानी हम ये भी नहीं नकार सकते कि किस प्रकार कॉलोनियल पीरियड के दौरान क्या कंडीशन रहे, इसको भी नकारा नहीं जा सकता, उसका भी सिग्निफिकेंस देखा जा सकता है। इमिटेटिव कविताएं भी रहीं, डेरिवेटिव भी रहीं, लेकिन जो भी डेफिशिएंसीज रही, जो भी कमियां रहीं, इट हैज़ नो डाउट सर्टेन एरियाज ऑफ एक्सेलेंस इन द वर्क्स ऑफ तोरूदत्त एंड सरोजिनी नायडू, टैगोर एंड घोष। लेकिन ये भी नहीं नकारा जा सकता कि कुछ एरियाज में हमारे कवियों ने बहुत ही एक्सेलेंट काम किया, बहुत ही शानदार कविताएं लिखी, जैसे तोरूदत्त, सरोजिनी नायडू, टैगोर और घोष ने। लिटरेरी हिस्ट्री शोज, लिटरेरी जो हिस्ट्री है वो दिखाता है हाउ द सक्सीडिंग जनरेशन टेंड्स टू रन डाउन एंड डिजोन
द प्रेसिडिंग जनरेशन द प्रेडिसेसर्स। तो लिटरेरी हिस्ट्री यह दिखाता है कि कैसे जो सक्सीडिंग जनरेशन होंगे वे रन डाउन करेंगे, डिजोन करेंगे या उसे चलाएंगे, या नया जनरेशन जो आएगा वो कुछ नए चीज़ों को लेकर आएगा, किस प्रकार वे प्रेसीड करेंगे। तो नए जनरेशन के लिए और उनके लिए एक चैलेंजेस भी हैं। तो इस तरीके से इंडियन इंग्लिश पोइट्री जो है वो डिफरेंट फेज में डेवलप्ड हुआ। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। Thanks a lot for watching the video. If you are new to the channel, subscribe it and learn properly. Thanks a lot for watching. Have a good day.